हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट एजुकेटर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, विद सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इन पाइथन विच फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। तो ये हमसे फंक्शन पूछ रहा है जो नंबर ऑफ करेक्टर देता है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट के। तो पाइथन में आपको पता होगा स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग होती है, जैसे एक वेरिएबल बनाते हैं हम नेम, इसमें मैं नाम लिखता हूँ PGTCS कुछ भी। तो ये एक स्ट्रिंग है, मतलब एक कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स को ही स्ट्रिंग बोलते हैं पाइथन में। तो जो लेंथ फंक्शन है वो क्या करता है, अगर हम किसी स्ट्रिंग के ऊपर उसको लगाते हैं तो उसके नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं वो काउंट करके बता देता है। जैसे कि अब मैं लेंथ नेम करूं अगर ब्रैकेट में, तो मुझे ये क्या देगा, PGTCS ये कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 करेक्टर मुझे दे देगा। तो ये वही पूछ रहा है कि कौन सा लेंथ देता है, तो लेंथ फंक्शन देता है। तो लेंथ ये तो नहीं होता, LEN ये होता है। और ये ना फंक्शन जो होते हैं ना वो स्मॉल स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ कैपिटल नहीं आएगा, ये गलती से लिखा हुआ है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं। जितने भी फंक्शन होते हैं पाइथन में आपने पढ़ा होगा, मैक्स होता है, एवरेज होता है, फ्लोर होता है, सील होता है, ये सारे काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। तो आपको उनकी वर्किंग, उनका फंक्शन क्या करता है हर फंक्शन, वो पता होना चाहिए। तो हमारा बी आंसर। सेकंड, फाइबर ऑप्टिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। फाइबर ऑप्टिक्स किसका एग्जांपल है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ भी। ट्रांसमिशन मीडिया, डेटा ट्रांसमिट मीडिया क्या होता है, कितने टाइप के जो हमारे डेटा मीडिया होते हैं। तो वायर्ड और अनवायर्ड या वायरलेस कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम कहते हैं, जो वायर्ड होते हैं इसको हम कहते हैं गाइडेड, गाइडेड मीडिया। ठीक है, और ये अनगाइडेड। गाइडेड अनगाइडेड मीडिया का क्या मतलब है, देखो, जब भी हम वायर यूज़ कर रहे हैं तो हम किसी भी कोई भी हम डेटा अगर भेजना चाह रहे हैं, वायर के थ्रू भेज रहे हैं, तो उससे हम डेटा को गाइड कर पा रहे हैं भी। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे डेटा को पहुँचाना है, वायर हमने लगा दी, तो ए से यहाँ एक डायरेक्शन दे पा रहे हैं, गाइड कर पा रहे हैं, तो वो होते हैं गाइडेड मीडिया। और अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया होता है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें हम वेव्स का यूज़ करते हैं। जैसे टावर होता है हमारा, टावर होता है वो वेव्स छोड़ता है। ठीक है, या जो वाईफाई सिग्नल होता है वो वायरलेस होता है, वेव्स छोड़ता है, उससे हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो अनगाइडेड मीडिया में आता है। तो वायर्ड या फिर गाइडेड मीडिया के एग्जांपल क्या हैं, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, और इसके माइक्रोवेव, रेडियो वेव और इंफ्रारेड, IR इंफ्रारेड। तो ट्विस्टेड केबल आपने देखा होगा कि जो हमारी वीडियो गेम का रिमोट होता है, या हमारा माउस होता है या कीबोर्ड होता है, ये एक वायर से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तो ये उसमें जो केबल यूज़ हो रही थी वो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ हो रही थी। ऑप्टिकल फाइबर, आजकल ऑप्टिकल फाइबर बहुत यूज़ होती है, बहुत ही फास्ट इससे डेटा ट्रांसमिशन होता है। ये यूज़ होती है आजकल, जितने भी हम वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं उसमें ऑप्टिकल फाइबर ही यूज़ होती है। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू से हमें कंपनी के थ्रू आ रहा होता है, और फिर वाईफाई के थ्रू हम अपने मोबाइल वगैरह से कनेक्ट कर लेते हैं। तो वायर से रहा है और बाद में वो वायरलेस हो जाता है। ठीक है, वायरलेसली मोबाइल्स वगैरह से कनेक्ट हो जाता है, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती है। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल होता है जो हमारा, आपने जो डिश डिश कनेक्शन होता है, टीवी वगैरह में पहले डिश चलती थी ना, आजकल तो सारे स्मार्ट टीवी चलाते हैं,
इंटरनेट से कनेक्ट करके। तो आपने डिश की केबल कभी देखी हो तो उसमें कोएक्सियल केबल यूज़ होती है। तो इसको प्रॉपर अगर डीप में पढ़ा जाए तो इसको एक एक डायग्राम के साथ समझाया जा सकता है, लेकिन अभी हमको क्वेश्चन सोल्व करना है जल्दी जल्दी, तो इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। वायरलेस में माइक्रोवेव, रेडियो वेव और इंफ्रारेड। माइक्रोवेव ये कम रेंज तक पहुँचाने के लिए यूज़ होती है माइक्रोवेव, थोड़े डिस्टेंस तक के लिए। जो वाईफाई है उसके अंदर माइक्रोवेव यूज़ हो रहा होता है, ब्लूटूथ है इसके अंदर भी माइक्रोवेव यूज़ होती है। रेडियो वेव दूर तक भेजने के लिए रेडियो वेव यूज़ होती है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी ये यूज़ हो रहा होता है। इंफ्रारेड होता है हमारा, इंफ्रारेड वेव्स कौन सी होती है, हमारा जो टीवी का रिमोट होता है वो इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ करता है। ठीक है, ये भी वायरलेस ही होती है और कोई गाइडेड नहीं होती है ना। तो ये जो अनगाइडेड होती है, अगर इनके बीच में कोई चीज़ आ जाए, हिंड्रेंस आ जाए, मान लो ए से बी पहुंचा रहे हैं और यहाँ कोई दीवार है, तो इससे ये क्रॉस नहीं कर पाता जो अनगाइडेड है, तो डिफ्लेक्ट हो जाता है और सिग्नल वीक हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन पूछ रहा था हमारा फाइबर ऑप्टिक कौन सा एग्जांपल है, तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, गाइडेड है, वायर यूज़ होती है इस पर। थर्ड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो कॉमनली हमारी ये टोपोलॉजीज होती है, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। तो बस टोपोलॉजी होती है हमारी एक, इसमें एक सिंगल वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं सारे कंप्यूटर्स। एक स्टार टोपोलॉजी होती है, बीच में एक मेन हब होता है, उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, एक स्टार का फॉर्म बना रहे हैं ये। फिर एक रिंग टोपोलॉजी होती है, सारे कंप्यूटर्स एक रिंग के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं रिंग टोपोलॉजी में। अगर इसमें कोई भी अगर एक कंप्यूटर या नोड ख़राब हो जाए, कंप्यूटर को नोड भी बोलते हैं, ख़राब हो जाए तो ये पूरा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा यहीं पे, अगर एक भी ख़राब हो जाए इसमें। ठीक है, मैश टोपोलॉजी में होता है हर एक कंप्यूटर हर बाकी कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि मान लो कि 5 कंप्यूटर हैं, उनको मैश टोपोलॉजी में हमें अरेंज करना है, तो टोटल कितनी वायर यूज़ होएंगी, ये आपस में कनेक्शन कितने यूज़ होंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर हैं, ये मान लो मैं 5 मान लेता हूँ, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं हमारे n5, तो टोटल वायर्स कितनी यूज़ होएंगी उसके लिए होता है n इंटू एन माइनस 1/2। सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करो और हमारे टोटल नंबर ऑफ वायर्स आ जाएगी। इसके लिए हमारे कितनी आएगी, 5 इंटू 4, तो 10 वायर्स यूज़ होंगी इसमें अगर 5 कंप्यूटर। तो ये ट्री टोपोलॉजी देखो, ट्री टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से ऐसे एक ट्री की ब्रांच के फॉर्म में बना रहे होते हैं हम। एक कंप्यूटर से आगे 2 कंप्यूटर जोड़ दिए, फिर इससे हम आगे और 2 जोड़ सकते हैं, इससे आगे और 2 जोड़ सकते हैं, ऐसे इसको बढ़ा सकते हैं, एक ब्रांचेस बनाई जा रहे हैं ना। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, कोई भी ये जो बाकी 5 टोपोलॉजी हैं, किसी भी 2 टोपोलॉजी को मिक्स करके हम एक टोपोलॉजी बना सकते हैं, उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। जैसे बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को भी हम मिक्स कर सकते हैं, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी को भी हम मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो रिंग तो होती है, बस भी है, स्टार भी होती है, स्टैक स्टैक नहीं होती। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, which attribute of a table sets the width in pixel between the edge of a cell and its consonant। ठीक है, ये हमारा HTML का क्वेश्चन है, HTML का क्वेश्चन है ये हमारा। ये कह रहा है HTML में हम टेबल वगैरह बनाते हैं, तो कह रहा है which attribute of table set sets the width in pixel between the edge of a cell and its contents। तो ये देखो, हम HTML में टेबल वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं, फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है HTML, फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए।
तो ये देखो, मान लो ये हमने एक टेबल बनाई, ठीक है, उसके अंदर ये सेल्स बनाए हैं, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। इसके अंदर हमने कोई कंटेंट लिखा है, नेम, एज। तो ये जो सेल है, इसकी जो सेल की बाउंड्री है और इसके अंदर जो ये कंटेंट लिखा, इसके बीच में जो ये एरिया है ना, इसको बोलते हैं सेल पैडिंग। ये खाली स्पेस को कहते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। और जो इन दो सेल्स के बीच में खाली एरिया है, इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो ये वही पूछ रहे हैं भी, बिटवीन द एज ऑफ ए सेल एंड इट कंटेंट्स। तो जो सेल की एज है, बाउंड्री, और इसका जो कंटेंट्स है, इसके बीच का जो एरिया है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम सेल पैडिंग कहते हैं। सेल स्पेसिंग भी मैंने समझा दिया। रोज़ और कॉलम तो वही, ये रोज़ हो गई और ऐसे ये कॉलम्स होगी टेबल की। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच स्विचिंग टेक्निक एस्टैब्लिश ए डेडिकेटेड फिजिकल पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन नोड्स थ्रू इंटरमीडिएट नोड्स ऑफ ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है। तो पहले हम देख लेते हैं पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग क्या होता है। तो सर्किट स्विचिंग क्या होता है? सर्किट स्विचिंग, जैसे ए टू बी हमें कोई मैसेज पहुंचाना है, तो सर्किट स्विचिंग में एक डेडिकेटेड पाथ पहले एस्टेब्लिश किया जाता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है लैंडलाइन टेलीफोन। लैंडलाइन टेलीफोन होते थे, तो इसके अंदर एक पहले डेडिकेटेड पाथ बनता है, ठीक है। हम कॉलिंग करते हैं, एक ए से बी पाथ बनता है, और फिर हम अपनी बात पहुंचाते हैं, हम अपना मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं सर्किट स्विचिंग। फिर आता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग कुछ नहीं, मैसेज को पैकेट्स में तोड़ देते हैं। एक मैसेज ऐसे मानते हैं हम, मान लो एक मैसेज है, इसको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी है, इसके अंदर कोई डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होती। ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी है, और इसके अंदर सिर्फ एक पाथ नहीं हो सकता, कई सारे पाथ हो सकते हैं। एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। तो पैकेट्स ऐसे हो सकता है, ये 2 पैकेट्स यहाँ से चले जाएं, एक पैकेट यहाँ से चले जाए, और फिर 2 पैकेट हमारे यहाँ से चले जाए। मैसेज टूटेगा, पैकेट्स उसमें से उसके छोटे छोटे पैकेट बन जाएंगे, और ये यहाँ पे चला जाएगा, और फिर ये यहाँ पे रीऑर्डर होएगा। जैसे पैकेट 1 है, 2 है, 3, 4, 5, और ये दोबारा से यहाँ पे दोबारा से पैकेट्स बनेंगे, और पूरा एक मैसेज बनेगा, और बी को अपना डेटा पहुँचेगा। इसको कहते हैं पैकेट्स। मैसेज को पैकेट में तोड़ देते हैं, तो इसको कहते हैं पैकेट। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। जो भी ऑनलाइन कॉलिंग होती है, कोई ऑनलाइन ऐप से हम कोई कॉलिंग करते हैं, इवन की जो वीडियो कॉलिंग भी होती है, उसके अंदर पैकेट स्विचिंग के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अगर इंटरनेट का यूज़ आ गया और हम मैसेज भेज रहे हैं इंटरनेट का यूज़ करके, तो वो उसमें पैकेट स्विचिंग होती है, मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें कोई डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश नहीं होता। देखो, पैकेट स्विचिंग में कोई डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश नहीं होता, पैकेट्स को तोड़ देते हैं, ठीक है। ऑल पैकेट फ्लो थ्रू द सेम रूट से जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग रूट से जा सकते हैं। इसको ये रूट कहते हैं हम, एक पहला रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट, ठीक है। और कोई इनका ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर भी सेम हो, डिफरेंट ऑर्डर्स में जाएंगे और बाद में जाके इनका ऑर्डर एक साथ कर देंगे। फिर आता है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है? इसका रियल लाइफ एग्जांपल है पोस्ट ऑफिस। मान लो एक पोस्ट ऑफिस ए और एक पोस्ट ऑफिस बी। ये है दिल्ली पोस्ट ऑफिस और ये आगरा, ठीक है। दिल्ली से आगरा हमको मैसेज पहुंचाना है या लेटर पहुंचाना है। तो इसमें क्या होता है, बीच में हब्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस के ब्रांचेस होती है ना। तो इस पोस्ट ऑफिस, दिल्ली पोस्ट ऑफिस से बीच में कोई एक और छोटा पोस्ट ऑफिस होएगा, उसको हब कहते हैं। वहाँ पे मैसेज रुकेगा, ठीक है।
तो बाकी और लोगों के जो मैसेज होंगे उनके साथ एक ही ट्रक में जाएगा। फिर आगे यहाँ पे बीच में एक और कोई हब होगा, यहाँ भी मैसेज स्टोर होगा और फिर ये बी तक फाइनल एंड पॉइंट तक जाएगा। तो इसमें भी कोई डेडिकेटेड पाथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और राउट से भी होके जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही जाए, और किसी राउट से भी होके जा सकता है। बस ये होता है ये बीच बीच में कहीं पे रुकता है, मैसेज स्टोर होता है, इसमें मैसेज स्टोर होता है। ठीक है, तो इसमें भी कोई डेडिकेटेड पाथ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी भी राउट से जा सकता है। तो इसमें पूछ रहा है भी डेडिकेटेड फिजिकल पाथ किस में होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन में डेडिकेटेड किस में बनता है, तो वो हमारा बनता है सर्किट स्विचिंग में। तो हमारा आंसर आ गया सर्किट स्विचिंग। इसका रियल लाइफ एग्जांपल आपको याद रखना है। सर्किट स्विचिंग का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, लैंडलाइन टेलीफोन कॉलिंग। ठीक है, पैकेट स्विचिंग का रियल लाइफ एग्जांपल है व्हाट्सएप। मैसेज स्विचिंग, इसका ईमेल भी रियल लाइफ एग्जांपल है। मैसेज स्विचिंग का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, मैसेज स्टोर होता है। मैसेज क्या होता है, स्टोर होके जाता है। एक तो है हमारा टेलीग्राम, टेलीग्राम वो वाला टेलीग्राम नहीं जो हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन, वो नहीं, जो पहले टेलीग्राम यूज़ होता था जब वर्ल्ड वॉर वगैरह होती थी तब टेलीग्राम यूज़ होता था, पोस्ट ऑफिस की तरह ही होता है, और हमारा पोस्ट ऑफिस ये मैसेज स्विचिंग। ठीक है, 6th क्वेश्चन करते हैं। Dash refers to the procedure of representing essential feature without including the background details। तो ये क्या कह रहा है, प्रोसीजर ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। ये हमारा ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं कंप्यूटर में, उसमें से क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं हम। एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, इन दोनों में से इसका आंसर है, लेकिन इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को भी। वो एनकैप्सुलेशन को एब्स्ट्रैक्शन समझ लेते हैं और एब्स्ट्रैक्शन को, तो इसको हम समझ लेते हैं और आंसर करते हैं फिर। तो एनकैप्सुलेशन क्या कहता है, एनकैप्सुलेशन कहता है कि हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स एंड एक्सपोज ओनली व्हाट इज़ नीडेड। जैसे कि इंस्टाग्राम आप चलाते हो, ठीक है, उसके ऊपर आपको ये तो पता नहीं इंस्टाग्राम बैक एंड पे कैसे चल रहा है। आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे किसी पोस्ट को पोस्ट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, पीछे बैक एंड में क्या आ रहा है, कैसे चीज़ें चल रही हैं, वो तो आपको पता नहीं, है ना। ऐसे ही बैंक अकाउंट में आप अपना सिर्फ बैलेंस देख सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, डिपॉजिट कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन पीछे बैक एंड में क्या चीज़ें हो रही हैं वो आपको नहीं पता। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन का ये मतलब होता है कि सिर्फ ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको दिखाना, और अननेसेसरी जो डेटा जिससे ब्रीच हो सकता है, जिससे डेटा को कुछ नुकसान हो सकता है, वो चीज़ें मत दिखाना। सिक्योरिटी पर्पस बढ़ाने के लिए एनकैप्सुलेशन यूज़ होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमारा कार का इंजन है, ठीक है, कार का इंजन सील होता है, उसके अंदर पिस्टन है, कोई वायरिंग है, कोई ऑयल की पाइप है, कोई आउटलेट पाइप है, कोई इनलेट पाइप है, वो तो हमें नहीं पता ना क्या है। ठीक है, तो इंजन की जो अंदर की सारी चीज़ें हैं, सारे पार्ट्स हैं, उनको क्या कर दिया, एनकैप्सुलेट कर दिया, इसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन। डेटा ब्रीच ना हो, डेटा प्रोटेक्शन बढ़े, इसके लिए एनकैप्सुलेशन जो होता है, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन प्लस क्लीन कोड। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल एटीएम ले लो। एटीएम है, एटीएम के एटीएम के अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसे वर्किंग हो रही है, हमें तो एटीएम का बस यही पता होता है, कैसे विड्रॉ करना है, लॉगिन कर रहा है। अब ना यही कन्फ्यूज़न आ रही है भी, एब्स्ट्रैक्शन में भी यही कह रहे हो भी अंदर क्या है, और एब्स्ट्रैक्शन में एनकैप्सुलेशन में भी यही बोल रहे हो कि सिर्फ बार बार दिखना है, और एब्स्ट्रैक्शन में भी यही कह रहे हो कि बाहर की चीज़ें कैसे हो रही हैं, अंदर क्या है उससे उसको छोड़ो। तो ये इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान से देखो। एब्स्ट्रैक्शन का क्या है कि जैसे एटीएम है,
उसकी स्क्रीन के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, बस अंदर क्या है वो आपको नहीं पता। हाउ इट वर्क्स इट डजेंट मैटर, फोकस ऑन व्हाट टू डू। एटीएम करता क्या है उस पर डिपेंड देखो, अंदर क्या चल रहा है उसको मत देखो, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन करना। अब जैसे कार है, कार पूरी कैसे बनी हुई है, अंदर क्या इंजन लगा हुआ है, ठीक है, बैटरी है, स्टेयरिंग कैसे कनेक्टेड है इंजन से, कैसे पूरा स्टाफ चल रहा है अंदर का, वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है। अब एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन में एक जो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो एब्स्ट्रैक्शन है वो पूरी की जो कार है वो पूरी छुपा दी, अंदर क्या क्या है वो हमें नहीं पता। कार ने क्या किया, स्टेयरिंग, ब्रेक, एक्सेलरेटर, ये सब कैसे आपस में काम कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ कार चलाना आता है चलो। लेकिन अंदर जैसे कि ब्रेक मैकेनिज्म है, ये एक अलग, इसका एक अलग पार्ट है कार में, फिर इसके अंदर इंजन है, ये अलग वो है। तो मतलब ब्रेक की जो वर्किंग है उसको इनकैप्सुलेट कर दिया कैसे चल रही है, और इंजन की जो वर्किंग है, इंजन की वायरिंग, इसको एक अलग इनकैप्सुलेट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही एक्सेलरेटर कैसे चल रहा है इसको अलग, तो ये अलग अलग हमने जो पार्ट बनाए इनकैप्सुलेट कर दिए, इस चीज़ को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। और इस पूरे को जब जोड़ देते हैं फिर बनती है हमारी पूरी कार, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, अंदर का डेटा ब्रीच ना हो, अंदर की चीज़ें छुपी रहें, उसके लिए एनकैप्सुलेशन होता है। और एब्स्ट्रैक्शन बाहर बस सिंपल हमें मशीन यूज़ करनी आनी चाहिए, अंदर की कलेक्टिव की चीज़ें कैसे चल रही हैं उससे हमें कोई लेना देना है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में बस फीचर्स पे ध्यान दो, बाहर क्या है फंक्शन उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो इसका क्या क्वेश्चन है हमारा, डैश रेफर टू द प्रोसीजर ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। अब बैकग्राउंड की अंदर की डिटेल्स क्या है वो हमें नहीं पता, सिर्फ फीचर्स पे ध्यान दो। हाउ, फीचर्स का मतलब होता है, फीचर्स का मतलब होता है वट, हाउ नहीं, हाउ नहीं देखना हमने, हाउ कैसे हो रहा है, अंदर कैसे चीज़ें चल रही हैं वो हमें नहीं देखना। ठीक है, वट इट्स गिविंग, ठीक है, एटीएम क्या कर रहा है, कार क्या कर रही है, तो उस पर ध्यान देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे लिए एब्स्ट्रैक्शन बताता है, तो एब्स्ट्रैक्शन पे टिक करोगे, एनकैप्सुलेशन पे नहीं करोगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब आप बस बाहर के कलेक्टिव फीचर्स देखो, व्हाट इज़ दैट मशीन इज़ डूइंग, वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान से देखना। आगे 7th क्वेश्चन करते हैं। A dash is a container that implements the last in first out protocol। ओके, लीफो पूछ लिया। तो कंप्यूटर में आपने डेटा स्ट्रक्चर बता पढ़ा होगा, काफ़ी तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रोटोकॉल जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा स्टैक होता है। आपने देखा होगा एक के ऊपर एक कुर्सी रखी जाती है, कुर्सी को अगर हम स्टैक में बनाएं, जैसे एक ये कुर्सी है, फिर उसके ऊपर एक और कुर्सी रख दी, फिर उसके ऊपर एक और कुर्सी रख दी, ऐसे ऐसे करके हम कुर्सियों को एक साथ जोड़ के रख देते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, स्पेसिंग भी बची है, ऐसे स्पेस बची, इधर उधर फैला के कुर्सी नहीं रखनी पड़ी हमें। ठीक है, जब रिलेटिव्स आएंगे तब कुर्सी फैला के रख देंगे और वो बैठ जाएंगे अपना, वरना कुर्सियों को ऐसे हम रखते हैं। तो ये क्या एक आपका स्टैक बन गया है ना, एक के ऊपर एक रखे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो कुर्सी सबसे लास्ट में रखी थी, अगर हम इसको अब निकालेंगे कुर्सियों को, तो लास्ट वाली कुर्सी सबसे पहले बाहर आएगी ना, तो इसी को ही कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसको कह देते हैं हम स्टैक। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टैक। ठीक है, 8th क्वेश्चन करते हैं। विच इज नोन एज द piece of program code that attach itself to legitimate program and runs when the legitimate program runs and harms the system। अच्छा, ये कह रहा है कौन सा पीस ऑफ प्रोग्राम जो एक लेजिटिमेट मतलब
जो सही प्रोग्राम है, ओके टू यूज़ है, सेफ है, उसके साथ अटैच हो जाता है और सिस्टम को हार्म करता है। तो वो तो सिंपल हमें पता है, वायरस होता है। ठीक है, ये एक हार्मफुल कोड होता है प्रोग्राम के फॉर्म में, और एक लेजिटिमेट क्लीन कोड के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है और कंप्यूटर को हार्म करता है। तो ये हमारा वायरस इसका आंसर हो जाएगा। 9th, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एम्प्टी एलिमेंट इन HTML। तो एम्प्टी एलिमेंट पूछ रहा है। HTML में आपने पढ़ा होगा, HTML में काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा टैग जो होता है वो एम्प्टी होता है, उसके अंदर हमें कुछ लिखना नहीं होता। आपने जैसे पढ़ा होगा, ये देखो, जैसे ये है पैराग्राफ टैग है ना, ये ऐसे पैराग्राफ टैग ऐसे शुरू होता है, एंगुलर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इसके बीच में हम पैराग्राफ का कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं, और ये इसको क्लोज किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्टी टैग नहीं है, इसके अंदर हमें लिखना पड़ रहा है पैराग्राफ। ठीक है, ऐसे ही हेडर के लिए होता है, H1 के लिए होते हैं, H1 H2 H6 तक होते हैं ये। ऐसे ही हम हेडिंग बनाते हैं ना, तो उसमें भी हम ऐसे इसके बीच में कुछ हेडिंग लिखते हैं, जैसे क्लास 12th, इसके अंदर हम कुछ हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जिन टैग्स के अंदर हम एलिमेंट लिखते हैं, ये हम कंटेंट लिखते हैं, वो क्या होते हैं, स्टार्टिंग टैग होता है उसका और एक एंडिंग टैग होता है। लेकिन जो एम्प्टी एलिमेंट होते हैं उनका एंडिंग टैग नहीं होता, उनका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है। तो वो हमारा ब्रेक टैग होता है। ब्रेक टैग होता है, इसको हम सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं, ब्रेक, इसको हम सिर्फ ऐसे यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, मान लो हमने एक H1 बनाया, ठीक है, इसमें हमने कुछ लिखा, इसको क्लोज किया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ब्रेक दे दिया, सिंपल ब्रेक, और इसके बाद हमने फिर H2 और लिखा, इसको क्लोज किया, फिर हमने यहाँ फिर ब्रेक। तो ये ब्रेक क्या करते हैं, इन दो हेडिंग्स के बीच में स्पेसिंग कर देता है ना, एक ब्रेक दे देता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हमारा एम्प्टी एलिमेंट होता है। हेड के अंदर भी हम लिखते हैं, ये H1 हो गया, ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। 9th, टोल प्लाजा सिमुलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। कह रहा है टोल प्लाजा सिमुलेशन किसका एग्जांपल है। आपने टोल प्लाजा देखा होगा, कैसा होता है टोल प्लाजा, ऐसे होता है, ऐसे करके। ये हमारी सड़क आ रही होती है, यहाँ से ट्रैफिक आ रहा होता है, ये ट्रैफिक यहाँ पे रुकता है टोल प्लाजा पे, टोल कटवाता है और अपना यहाँ से चला जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ से आ रहा होता है और ऐसे यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एक क्या बन रही है, क्यू बन रही है ना, यहाँ पे लाइन लगी होती है ट्रैफिक की, एक के पीछे एक क्यू लगी होती है। तो इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने स्टैक पढ़ा था, वो क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ये क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जौन सा व्हीकल पहले आया वो पहले यहाँ से चला जाएगा, जौन सा लास्ट में है वो लास्ट में जाएगा। तो ये क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल होता है। जो पहले आया वो पहले चला जाएगा यहाँ से। ये दोनों तरफ से ओपन होता है ना, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा होता है, यहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा होता है। तो ये टोल प्लाजा हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, क्यू का एग्जाम्पल हो गया। 11th क्वेश्चन करते हैं, NIC की फुल फॉर्म पूछ लीजिए। इसकी फुल फॉर्म बिल्कुल इजी सी होती है। NIC क्या होता है, हमारा नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड होता है। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल क्या होता है, ये हमारा कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर लगा होता है जो कि हमें वाईफाई का ऑप्शन देता है।
जिससे हम इंटरनेट से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं या किसी और नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वायर्ड एनआईसी कार्ड है, ये वायरलेस एनआईसी है, और ये यूएसबी एनआईसी। ये पहले आते थे, बड़े डोंगल चलते थे ना, आपने देखे होंगे। वायर्ड एनआईसी क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ईथरनेट केबल लगती है। ये हार्डवेयर लगा होता है कंप्यूटर के अंदर। ईथरनेट केबल से हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं और अपना इंटरनेट को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, जो भी हमें वेबसाइट खोलनी है वो चला सकते हैं। ये वायरलेस एनआईसी कार्ड क्या है, ये एंटीना टाइप सा होता है, ये भी लग जाता है। कुछ कुछ कंप्यूटर्स में, जो बहुत पुराने कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर ना वाईफाई, इनबिल्ट वाईफाई नहीं आता था, तो आप ये लगवा सकते हो, इंस्टॉल करा सकते हो, ताकि फिर आप वाईफाई यूज़ कर सको, इंटरनेट कनेक्ट कर सको और चला सको अच्छे से। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये होता है। अब मैन की फुल फॉर्म पूछ ली, मैन स्टैंड फॉर। मैन आपको पता होगा, ये मैन, लैन, वैन, पैन। मैन की फुल फॉर्म सिंपल मोबाइल एरिया नेटवर्क होती है, मैन एरिया नेटवर्क, मेट्रो एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क। तो मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इनको हम देख लेते हैं अच्छे से। पैन क्या होता है, लैन क्या होता है, मैन और वैन क्या होता है। पैन क्या होता है, हमारा पर्सनल नेटवर्क। इसका एग्जांपल क्या है, ब्लूटूथ। इसकी बहुत कम रेंज होती है, ठीक है, बहुत कम रेंज होती है इसकी। ब्लूटूथ की रेंज क्या, हार्डली 10 मीटर होती है ना। ब्लूटूथ इसका एग्जांपल है, ठीक है। हमारा पर्सनल मोबाइल का हम ब्लूटूथ यूज़ करके किसी और मोबाइल से कनेक्ट करके उसको फ़ोटो वीडियो वगैरह शेयर कर सकते हैं, या फिर ईयरबड्स भी कनेक्ट कर सकते हैं अपना। तो ये होता है पैन। लोकल एरिया नेटवर्क होता है एक स्कूल के अंदर या एक कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर तक हम हमारा नेटवर्क जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज 100 मीटर तक हो जाती है। इसके लिए क्या, कौन सा यूज़ होता है, वाईफाई यूज़ होता है, ईथरनेट यूज़ होता है, राउटर्स वगैरह यूज़ होता है। ऑफिस वगैरह में, स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हमारा लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ होता है। इससे कनेक्टेड होते हैं आपस में कंप्यूटर एक दूसरे से। फिर होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये होता है सिटी टू सिटी कनेक्शन करने के लिए। सिटी टू सिटी मतलब दिल्ली से कलकत्ता तक अगर हमें कनेक्शन करना है तो इसके लिए मैन यूज़ होता है। इसके अंदर बड़ी बड़ी लंबी वायर केबल यूज़ होती हैं, या थ्रू या फिर थ्रू हम अपना एंटीना टावर के भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है कंट्री टू कंट्री कनेक्शन करने के लिए। इंडिया से मान लो ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन बिठाना, तो उसके लिए वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ होता है। और इसका एग्जांपल हमारा इंटरनेट ग्लोबली कनेक्टेड है ना इधर से, वो तो हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट आपको पता होगा, समुद्रों में बड़ी बड़ी केबल्स बिछाई हुई हैं, उससे हमारा इंटरनेट पूरा गवर्न हो रहा होता है। सैटेलाइट भी इसी के अंदर आ जाता है, वैन एरिया नेटवर्क में। और इससे हम क्या, सिटी टू सिटी, ओ सॉरी, कंट्री टू कंट्री कनेक्शन बिठाते हैं। 13 क्वेश्चन करते हैं। ए डैश डज नॉट परफॉर्म एनी डिस्ट्रक्टिव एक्शन डायरेक्टली एंड इंस्टेड ओनली कंज्यूम्स सिस्टम रिसोर्सेज टू ब्रिंग इट डाउन। तो ये हम पढ़ लेते हैं। अलग अलग टाइप के ये मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को हार्म करते हैं। वायरस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वायरस क्या करता है, ये खुद को कनेक्ट कर लेता है, किससे, एक अच्छे क्लीन लेजिटिमेट कोड से खुद को कनेक्ट करके उसको ख़राब करता है। वायरस हमारा ईमेल के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है, यूएसबी ड्राइव के थ्रू आ सकता है, ठीक है। और इसको क्या, होस्ट चाहिए होता है। हमारा जो सिंपल, हमारा जो बॉडी में भी वायरस आता है जिससे हम बीमार रहते हैं, वायरस को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, होस्ट चाहिए होता है। और तो जो एक हमारा कंप्यूटर वायरस है, इसको सरवाइव करने के लिए एक लेजिटिमेट, एक क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसके साथ अटैच करके कंप्यूटर को ख़राब करता है।
और फाइल वगैरह डिलीट करने लग जाता है, और ये खुद को मल्टीप्लाई भी कर लेता है। फिर वर्म क्या करता है, इसको होस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये स्टैंड अलोन होता है, स्टैंड अलोन मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। ये वाया नेटवर्क्स आता है, इंटरनेट के थ्रू आ जाता है ये, ठीक है। और ये सिस्टम को स्लो करता है, सिस्टम की मेमोरी ख़राब करता है, ठीक है, सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। फिर एक होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये ना लगता तो ऐसे है कि ये सही सॉफ्टवेयर है, क्लीन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये खुद को डिस्गाइज करता है, छुपाता है ये कि मैं लेजिटिमेट हूँ, लेकिन ये ट्रिक करता है यूज़र को, इंस्टॉल करता है। जैसे इंटरनेट पे हम कई बार वेबसाइट्स वगैरह ओपन करते हैं तो अपने आप से कुछ डाउनलोड होने लग जाते हैं सॉफ्टवेयर, एड्स ही आती है, उन पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो अपने आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, तो वो ट्रोजन हॉर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये ईमेल अटैचमेंट्स और ये फेक डाउनलोड्स होते हैं जो उसके थ्रू आता है। तो हमें ऐसे ही अननेसेसरी कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं करनी चाहिए, हमें एक अच्छी जिसकी सिक्योरिटी अच्छी होती है वो वेबसाइट्स वगैरह को हमें ओपन करना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, खुद को डिस्गाइज करता है, ये ऐसे बनता है कि मैं सही हूँ लेकिन गड़बड़ करने के लिए आ रहा होता है कंप्यूटर में। फिर एक रैंसमवेयर कुछ नहीं, यही इन्हीं वायरसेस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी यूज़र की मान लो हमने डेटा ब्रीच कर लिया, फिर हम क्या करते हैं, उस यूज़र को ब्लैकमेल करते हैं, भी मुझे रैंसम दे, मुझे फिरौती दे, वरना मैं तेरा ये डेटा लीक कर दूंगा या सो एंड सोन, इसको बेचूंगा इसे, ऐसे करते हैं। तो रैंसमवेयर ये होता है। रैंसमवेयर वॉर्म से, ट्रोजन से, वायरस से ये फैलता है, ठीक है। फिशिंग वगैरह होती है, फिशिंग करके कोई जो होता है हैकर होता है वो आपको ब्लैकमेल करता है और आपसे रैंसम मांगता है, रैंसम डिमांड करता है, ठीक है। फिशिंग आपको पता होगा क्या होता है, फिशिंग कुछ नहीं, एक लेजिटिमेट, मान लो लेजिटिमेट फेसबुक का पेज है, ओरिजिनल फेसबुक का पेज, लेकिन वो क्या करता है, इसका कॉपी बना लेता है, फेसबुक के पेज की कॉपी बनाता है, और वो आपको थ्रू ईमेल वगैरह लिंक भेजा जाता है, ताकि आप उसमें, आपको लगेगा कि ये मेरा ही फेसबुक का पेज है, लॉगिन करूं, लेकिन ये फेक पेज होता है, बिल्कुल डिट्टो ओरिजिनल फेसबुक की तरह लगता है, और ये आपका पासवर्ड वगैरह हैक करने के लिए फिशिंग की जाती है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, सिस्टम रिसोर्सेज को जो ब्रिंग डाउन करता है वो क्या करता है, वार्म करता है, ठीक है। 14 क्वेश्चन करते हैं। ए डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मल ऑपरेटिंग रूल, प्रोसीजर और कन्वेंशन दैट गवर्न ए गिवन प्रोसेस। डैश इज सेट ऑफ फॉर्मल ऑपरेटिंग रूल्स और प्रोसीजर। सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं कंप्यूटर में, प्रोटोकॉल को बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। 15th क्वेश्चन करते हैं। डैश एनालाइजेस द बिजनेस सिचुएशन, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डिजाइन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू इम्प्लीमेंट द इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। सिस्टम एनालिसिस्ट, डेवलपर, डिबगर, प्रोग्रामर। तो इसका आंसर होगा सिस्टम एनालिसिस्ट, क्योंकि सिस्टम एनालिसिस्ट क्या करता है, मान लो सिस्टम एनालिसिस एक पोस्ट होती है कंप्यूटर डोमेन में, मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उसके अंदर सिस्टम एनालिसिस एक पोस्ट होती है, वो क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, एनालिसिस करता है भी बिज़नेस को कैसे इम्प्रूव करे, क्या और अपॉर्चुनिटी है जिससे हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, जिससे सेल बढ़ सकती है। तो सिस्टम एनालिसिस ये सारा डेटा कलेक्ट करता है और फिर इसको इम्प्लीमेंट करके उसके लिए एक डिज़ाइन बनाया जाता है, ताकि सेल वगैरह बढ़े, कंपनी की गुडविल बढ़े और कंपनी को प्रॉफिट हो, तो वो सिस्टम एनालिसिस करते हैं। प्रोग्रामर तो प्रोग्राम्स लिखते हैं, डेवलपर सिस्टम ये एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करते हैं, डिबगर बग्स निकालते हैं किसी कोड में। 16 क्वेश्चन। बट विल द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 562 बेस 8 दिया हुआ है।
तो हमें 5682 ये बेस 8 दिया हुआ है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है बेस 2 में, ठीक है। तो ये ऑक्टल नंबर है, 8 है ना, तो ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 3-3 का पेयर किया जाता है, 3-3 का पेयर बनाते हैं, 3-3 का पेयर। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल जो ये 2 नंबर है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है 3 के पेयर। कैसे करते हैं, 2 का बाइनरी क्या होता है, 2 का बाइनरी होता है 0-1, लेकिन क्योंकि हमें 3 का पेयर बनाना है तो हम यहाँ पे एक खुद से 0 लगा देंगे। अब 6 का बाइनरी क्या होता है, 0-1-1। ऐसे ही 5 का बाइनरी क्या होता है, 1-0-1। ये हमारा 3-3 के पेयर बन गए, और इनको हम रख देंगे बस राइट टू लेफ्ट पीछे से। तो ये 0-1-0, 0-1-1, 1-0-1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करो, 10-1-0-1-1, 10 कौन सा है, 10-1-1-10 अगेन 0-1-0, ये ऑप्शन में हमारा मैच हो रहा है। और कोई देखो, ये भी 1-0-1, अच्छा ये यहाँ 000 आ गया, 000 नहीं आएगा, यहाँ 00 आएगा। इसको ऐसे लिख लो अच्छे से। ये ऑप्शन बड़े पास पास होते हैं, ध्यान से करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने नंबर नहीं कटवाने। तो क्या लिखा हुआ है, 10-1-1-1। तो देखो 10-1-1-1 कहाँ है, 10-1-1-1 यहाँ है, यहाँ है। फिर है क्या है, 00, 00 यहाँ भी है, 00 यहाँ है। फिर क्या है, 10, यहाँ पे तो 11 है और यहाँ 10 है, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ प्रोग्राम प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, नंबर ऑफ प्रोग्राम प्रोसेस्ड बाय सिस्टम पर यूनिट टाइम। तो ये क्या चीज़ है, इसको कहते हैं थ्रोपुट, थ्रोपुट कहते हैं। थ्रोपुट क्या होती है, वैसे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में से पूछ लिया, लेकिन ये कंप्यूटर नेटवर्क का भी पार्ट होता है। प्रोग्राम आ गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम से है, लेकिन थ्रोपुट एक ही बात है। टर्म तो चाहे CN में यूज़ करो चाहे OS में, कोई फ़र्क नहीं है। थ्रोपुट को मैं समझाता हूँ, थ्रोपुट और बैंडविड्थ में क्या डिफरेंस होता है। तो बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ होती है मैक्सिमम डेटा जहाँ से क्रॉस कर सकता है, मैक्सिमम चैनल। क्या मतलब, मान लो जैसे हमारी एक टूटी होती है, पानी की टूटी है, ये ऐसे बना दें, ये पानी की टूटी बन गई हमारी, ठीक है। अब इस पानी की टूटी में पानी इतना पूरा फुल आ सकता है, ऐसे पूरा यहाँ से पूरा प्रेशर आ सकता है, ठीक है, पूरा पानी निकल सकता है। इसको कहते हैं बैंडविड्थ, मतलब मैक्सिमम डेटा कितना जा सकता है, मैक्सिमम चैनल की कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम इस टूटी की क्या है, वो इसकी टूटी की विड्थ, ये जो पाइप है इसकी विड्थ डिसाइड करिए ना, जितनी चौड़ी है उतना मैक्सिमम पानी आ सकता है, ये होती है बैंडविड्थ। लेकिन मान लो अगर किसी कारणवश इस टूटी में कुछ कचरा वगैरह फंसा हुआ है, यहाँ पे कुछ कचरा फंसा है, तो पानी इतना आएगा ना, कम पानी आएगा, जितना आना चाहिए उससे कम आएगा, उसी को कहते हैं थ्रूपुट। और बैंडविड्थ क्या कहते हैं, मैक्सिमम डेटा विच कैन बी पास्ड फ्रॉम ए चैनल, उसको कहते हैं बैंडविड्थ। तो थ्रूपुट आपको समझ आया होगा, थ्रूपुट क्या होती है, एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड क्या आ रही है ऑफ डेटा ट्रांसफर। और बैंडविड्थ क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। तो नंबर ऑफ प्रोग्राम प्रोसेस बाय सिस्टम पर यूनिट टाइम, तो मतलब पर यूनिट टाइम पे जितने प्रोग्राम हो पा रहे हैं उसको कहेंगे हम थ्रूपुट या एक्चुअल स्पीड। और मैक्सिमम अगर डेटा
जो पहुंच सकता है उसको कहते हैं हम बैंडविड्थ। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। 18 क्वेश्चन करते हैं। इन पाइथन डिक्शनरी ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन बाय डैश नोट पोजीशन। पाइथन डिक्शनरी में इंफॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइज होती है ये पूछ रहा है। इन पाइथन डिक्शनरी ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन बाय डैश नोट पोजीशन। तो हमारी पाइथन में डिक्शनरी आपको पता होगा कैसे बनती है। डिक्शनरी को ऐसे करली ब्रैकेट में की वैल्यू पेयर में बनाया जाता है। की वैल्यू पेयर 2 3 4 5, ये इसकी की है और ये वैल्यू है। मतलब डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो हर की के साथ एक उसकी वैल्यू एसोसिएटेड होती है। हर की के साथ उसकी वैल्यू एसोसिएटेड होती है। ठीक है, जो 1 है ये कॉलन है, 1:2, 2:3, 4:4। ठीक है, मैंने ये अनक्लोज कर रखा है ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स में अनक्लोज कर रखा है, इसका मतलब मैं इनको स्ट्रिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 3 4 को मैं एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा हूँ। तो की वैल्यू पेयर में होता है 2 की वैल्यू क्या है 3, 4 की वैल्यू क्या है 2, 4 1। ये सब यहाँ पे क्या है कीज है। डिक्शनरी में डेटा को ऐसे स्टोर किया जाता है, हर की एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है। तो ये वही पूछ रहा है। इन पाइथन डिक्शनरी ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन बाय डैश नोट द पोजीशन। तो एसोसिएशन, एसोसिएशन आएगा। ठीक है, एसोसिएटेड है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 19। इन पाइथन द इक्वल इक्वल ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ। ओके जी, ऑपरेटर्स में से क्वेश्चन आ गया। डबल इक्वल ऑपरेटर पूछ रहा है, क्या करता है ये। वेरिएबल आर एलाइसिस फॉर द सेम ऑब्जेक्ट, ऑप्शन 1। बी कंटेंट ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज द सेम। सी ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। डी ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। तो जो ये 2 बार इक्वल इक्वल ऑपरेटर होता है ये क्या कर रहा होता है, ये इक्वालिटी शो करने के लिए यूज किया जाता है कि कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के इक्वल है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर ये वेरिएबल ए मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने 5 स्टोर करा, ऐसे ही मैंने बी बनाया, इसमें भी मैंने 5 स्टोर करा। तो इसको अब ये ए और बी में दोनों में 5 सेम चीज़ स्टोर करी है मैंने। 5 को क्या क्या कहते हैं पाइथन में, इसको इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर वैल्यू है ना। तो अगर मैं इसको a इक्वल इक्वल टू बी करूँगा तो ये दोनों में वैल्यू सेम है ना, a और b में दोनों में 5 स्टोर है, तो ये मुझे ट्रू देगा। तो ये मुझे ट्रू देगा ना। तो इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, तो ये ऑप्शन 1 यही कह रही है, वेरिएबल आर एलाइसिस फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। 5 इंटीजर। अब पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, आपको पता होगा पाइथन में हर चीज़ को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये 5 हमारा इंटीजर ऑब्जेक्ट है। एलाइसिस का क्या मतलब होता है, एक वेरिएबल का कोई नाम है, एलाइस मतलब उसी वेरिएबल का मैं दूसरा नाम लिखूं लेकिन वो है वही चीज़, ए को ही रेफर कर रहा है वो। ठीक है, जैसे जैसे कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम है ना। मोहन, कृष्ण को मोहन जी भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, गोपाला भी बोलते हैं। तो ये जो ये बाकी सारे नाम हैं ये इनके एलाइसिस हैं। वैसे ही ए के अंदर 5 वैल्यू स्टोर है और ए का ही एलाइस मैंने एक और बनाया बी, और इसमें एक और फिर दोबारा से मैंने 5 वैल्यू स्टोर कराई। तो ये क्या होगा हमारा, जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ए इक्वल इक्वल टू बी हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये ए बी दोनों ए की वैल्यू को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब है कंटेंट ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज द सेम। अब ये देखें इसके लिए
मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट 1, लिस्ट को ऐसे ही बनाते हैं पाइथन में 1 2 3, और ये मैंने बनाई लिस्ट 2, इसमें भी मैंने सेम ही रखा 1 2 3। अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इन दोनों के कंटेंट सेम है, दोनों में वैल्यू मैंने सेम रखी 1 2 3 1 2 3, लेकिन ये लिस्ट 1 L1 ये ऑब्जेक्ट और ये L2 ये ऑब्जेक्ट। पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। ये दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों के कंटेंट सेम है। तो ये जो इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेकिन कंटेंट ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम, इस चीज को भी ये बताता है। ऑब्जेक्ट तो ये दोनों अलग हैं, अलग अलग इनकी मेमोरीज बनी है, लेकिन इनके कंटेंट सेम है। तो अगर मैं L1 इक्वल इक्वल टू L2 करूँगा तो ये भी मुझे ट्रू देगा, ठीक है। तो ये वही बता रहा है ये ऑप्शन, द कंटेंट ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज द सेम। तो जो हमारा इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर है वो ये दो चीज़ें कर रहा होता है। तो हमारा ऑप्शन ठीक सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 1 और 2 बोथ करेक्ट है। अब करते हैं हम 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये। ऐप रोम की फुल फॉर्म पूछ रही। रोम की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी तो सब में ही दे दिया। तो ईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें ऐप रोम की इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। इरेज प्रोग्रामेबल नहीं होता, इरेजेबल प्रोग्राम ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक लास्ट में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है और मेरे को कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, प्रिंट 0.1 प्लस 0.2 इक्वल इक्वल टू 3। एक और स्टेटमेंट है, प्रिंट 0.2 प्लस 0.3 इक्वल इक्वल टू 0.5, यहाँ पे 0.3। तो इन दोनों का मुझे आपको कमेंट में आंसर बताना है आप सबने, इसका क्या आंसर आएगा। दो ही इनका आंसर यही होता है, या तो ट्रू होएगा इसका या फॉल्स होएगा, या फिर इसका भी ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो आपने मेरे को बताना है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का इसका क्या आंसर है, इसका ट्रू फॉल्स है या फिर इसका ट्रू फॉल्स है, क्या आंसर है, ठीक है। तो ये वीडियो ख़त्म हुई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।